जय हिंद। आज आप लोगों को लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026। देखिए बच्चा, प्री बोर्ड का पेपर जो है 2026 का है, जिसमें क्या है क्लास 12th का विषय जो है सामान्य हिंदी है। देखिए, एक आते हैं आप लोगों में साहित्य हिंदी और एक आता है सामान्य हिंदी। जो सामान्य हिंदी है और एक होते हैं साहित्यिक हिंदी। तो ये प्री बोर्ड 2026 का जो है क्लास 12th का जो है सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है, जो क्या है प्री बोर्ड है। यानी जो अभी आप लोगों का प्री बोर्ड का जो डेट आ गया है उसी के आधार पर ये पेपर आए हैं। तो चलिए इसको देर न करते हुए पेपर को सॉल्व किया जाए। देखिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए क्राइटेरिया एकदम अच्छे से करिएगा। देखिए, यहाँ पर समय दिया है 3 घंटे, जबकि आपके बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक वही रहेंगे 100 नंबर के, लेकिन यहाँ पर समय आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया जाता है वो पेपर को और कॉपी पे जो भी आपको कार्य करना होता है वो करने के लिए। तो देखिए, इसमें जो होते हैं सामान्य हिंदी में तो कैसे लिखा जाता है पेपर, उसको भी क्या है देखा जाएगा। क्योंकि अगर पेपर में सब आ रहे हैं लेकिन लिखने की क्राइटेरिया अगर ना रहे तो फिर जो है नंबर उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, हिंदी में जो पेपर में जो नंबर होते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं। अगर सही से कर दिया जाए तो 90+ हो ही जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। सभी देखिए नोट दिया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें खंड क दिया है। खंड क में जो आपको मिलते हैं क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात MCQ क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉपी पर ध्यानपूर्वक करना होता है। क्योंकि ये इसमें जो होते हैं बहुविकल्पीय 10 होते हैं, 5 जो होते हैं गद्य से और 5 जो होते हैं पद्य से। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर पहला का क क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई। यह पूछा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पुनर्नवा, निर्मला, रानी नागफनी की कहानी, सुखदा। देखिए, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या है, विकल्प सही है। तो चलिए कैसे लिखते हैं, पहले क्या ऊपर डालेंगे हेडिंग, खंड क प्रश्न उत्तर संख्या 1 का क का उत्तर क्या पूछा है। देखिए यहीं पर लिखे भी हैं कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई। तो इसका ऑप्शन जो है पुनर्नवा, यानी हरिशंकर परसाई की जो उपन्यास है वो क्या है, पुनर्नवा। तो क और उत्तर लिखेंगे क्या, पुनर्नवा। ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर दे रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे। तो 4 ऑप्शन इसके भी है, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, प्रगतिवादी युग के। तो देखिए, बाल मुकुंद गुप्त जो हैं द्विवेदी युग के लेखक थे। तो वही यहाँ पर क्या लिखेंगे, ख। ख का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ब। तो ब वाले को क्या करेंगे, लिखेंगे द्विवेदी युग। इसके बाद दिया है, इसी का आपका अगला प्रश्न जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो कौन सा है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, कवि वचन, उचित वक्ता, भारत मित्र और सरस्वती। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो संपादित पत्रिका बहुत ही प्रचलित पत्रिका है वो है सरस्वती। तो यहाँ पर ग लिखेंगे और ग का कौन सा आंसर सही है, द। तो उसको लिखेंगे क्या, सरस्वती। इसके बाद आता है अगला प्रश्न कि कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। यानी कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है। तो इसमें भी 4 है ऑप्शन, शिव प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल और काशीनाथ सिंह। तो इसमें जो है आपका पहला सही है, शिव प्रसाद सिंह। तो यहाँ पर द का क्या लिखेंगे, शिव प्रसाद सिंह। इसके बाद अंग है, कफन किस विधा की रचना है। देखिए कफन, तो कफन किस विधा की रचना है। तो ये भी 4 ऑप्शन है,
उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण। तो कौन सा है? तो यहाँ पर जो है कफन जो है एक तरह का कहानी है, तो इसका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा? स। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका पूरा टोटल हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 बहुविकल्पीय दिए थे, तो पांचों बहुविकल्पीय के आंसर इसी तरह आप लोग लिखिएगा एग्जाम बोर्ड में। इसके बाद आइए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 2 है, जो क्या है? पद्य से लेकर आता है, ये भी क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए इसका भी देखिए, लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 2। अब इसके बाद इसका आंसर। तो देखिए, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका कौन लिखा था? तो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो कौन लिखे, किस काल की होगी? तो आदिकाल हो नहीं सकता है, भक्ति काल है, क्योंकि तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के थे। रीतिकाल है नहीं, आधुनिक काल है नहीं, तो कौन सा होगा? भक्ति काल के होंगे। यानी विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो भक्ति काल, यानी क का कौन सा सही है ऑप्शन? ब, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद इसी का ख देखिए, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं में लिखा है भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग या फिर शुक्ल युग, यही बताना है। तो देखिए किस युग के कवि थे? तो ये द्विवेदी युग के कवि थे, यानी मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के क्या हैं? कवि हैं। निम्न में से उन किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? देखिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखिए रामधारी सिंह को मिला ही है, महादेवी वर्मा को भी मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला है, यानी ये तीनों लोग को क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, अर्थात ये क्या है? ये सब, यानी तीनों लोग को मिला है। चौथा दे रहा है ऑप्शन सभी को, तो जाहिर सी बात है तीनों लोग को मिला है, तो सभी को। इसके बाद आता है भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, यानी भक्ति आंदोलन जो किए थे किन्हें वो शुरू किए थे? तो दिया है वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजनाचार्य को या निम्बार्काचार्य को। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका स, रामानुजनाचार्य को, यानी अर्थात कह सकते हैं रामानुज आचार्य को, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो स। इसके बाद आता है कि भारतेंदु युगीन कवि हैं, यानी भारतेंदु युगीन कवि कौन है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र जी, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा? द, जिसको क्या लिखेंगे? प्रताप नारायण मिश्र। इस तरह से आपका जो 10 बहुविकल्पी है ये बहुत ही ठोस बहुविकल्पियाँ हैं, जो क्या हैं? एक एक नंबर की, अगर आपका सही रहेगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये 10 नंबर आप सही कर लेते हैं तो समझिए कि एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है कि बच्चा जो कर रहा है, क्या कर रहा है, सब सही कर रहा है। इसके बाद अब आते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 3 पर, यानी प्रश्न संख्या 3 पर क्या दिया है? अधोलिखित गद्यावतरण पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये कितने 5 प्रश्न देते हैं, सबके दिए हैं ना, 10 नंबर के ये होते हैं। जो गद्य से अवतरण पर जो आते हैं प्रश्न वो कितने नंबर के होते हैं? तो 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर के ना। तो देखा जाए, अब इसको देखिए यहाँ पर तो एक छोटा सा दे दिया है, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से, यदि नए शब्द अपने उद्गम, यानी एक पैराग्राफ दिया है और दूसरा भी दे देता है। इसी तरह 2 पैराग्राफ आपको मिलते हैं, एक किसी एक को करना होता है। जैसे एक पैराग्राफ ये दिया है, दूसरा अथवा करके दिया है, तो हम भी कोई एक कर देंगे। एक आप अपने से जरूर अभ्यास करिएगा बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, क्योंकि ले लेंगे तो आपको आंसर क्या होते हैं, आपको देने में आसानी होती है। और क्वेश्चन का सवाल का जो है, सवाल का जवाब वही दीजिएगा जो आपको क्या लगे, आसान लगे। तो देखिए इसमें जो है दिया है अथवा करके, ये हम ये वाला कर देते हैं, ये वाला आप लोग खुद अपने से एक बार जरूर अभ्यास करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको, क्या अथवा वाला। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। देखिए क्या कर रहे हैं, निंदा कुछ लोगों की क्या होती है, पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, वे इस पूंजी से
कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। देखिए इसमें जो है निंदा लोगों जो निंदा करने वाले लोग होते हैं उसके बारे में ये क्या है बता रहा है। तो चलिए इसको कैसे लिखा जाएगा और क्या किया जाएगा। जैसे इसमें भी 5 क्वेश्चन है, बोले थे कि पांचों सब इसमें क्या है, सब 2-2 नंबर के हैं। ये याद कर लीजिएगा कि ये सब 2-2 नंबर के सब क्वेश्चन हैं। तो देखिए बच्चा, पहले जिस पैराग्राफ को आप शुरू करना है उसके बारे में थोड़ा सा उसके हेडिंग बता दिए कि हम ये वाला करने जा रहे हैं। जैसे अभी हम बताएं निंदा कुछ लोगों की, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है आपके बुक पेपर में कि निंदा लोगों की कुछ, यहाँ पर लिखने के बाद निंदा कुछ लोगों की या इसके बाद लास्ट में जहाँ से लिखना है उस पैराग्राफ का आखिरी वाला 2 शब्द जरूर लिख दिए। दृष्टि का अनुभव करते हैं, बाकी बीच में ये समझ जाते हैं एग्जामिनर की कौन सा है। तो देखिए यह क्या करेंगे, निंदा कुछ लोगों की, इसके बाद डॉट 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 अनुभव करता है। ये हो गया इसके, क्योंकि ये पता चल जाए कि आप कौन सा पैराग्राफ करने वाले होते हैं। तो इसमें पूछा है पहला प्रश्न कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। देखिए संदर्भ एक तरह से पूछा है कि जो ये पैराग्राफ दिया है उसके लेखक और पाठ का नाम बताइए। तो क्या लिखेंगे, पहले क का, जैसे क है तो क लिखेंगे और क्या लिखेंगे, यह गद्यांश हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस नामक पाठ से लिया गया। एक तरह से ये क्या है, संदर्भ है। तो लेखक का नाम पूछा था और कौन सा पाठ से लिया गया है, तो वही यह गद्यांश कौन लिखे हैं, यानी हरिशंकर परसाई जी लिखे हैं। और निंदा रस नामक पाठ से क्या किया गया है, लिया गया है। इसके बाद इसका दूसरा पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये पूरा पैराग्राफ ही क्या कर दिया है, रेखांकित कर दिया है। यानी जो अभी पढ़े थे ये पूरे जो है लाइन का जो पैराग्राफ का है जो सब लाइन है, यानी सब रेखांकित कर दिया गया है। आज देखिए जबकि ऊपर वाले में कुछ ही भागों में क्या है, रेखांकित किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ ही रेखांकित किया जाए। कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी बीच में से ही 2 लाइन 3 लाइन को क्या कर देता है, रेखांकित कर देता है। तो चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या ना। तो देखिए प्रस्तुत अंश में लेखक निंदा करने वाले व्यक्ति के विचित्र स्वभाव पर क्या करता है, व्यंग करते हुए कहते हैं। देखिए प्रस्तुत अंश में लेखक निंदा करने वाले व्यक्ति के विचित्र स्वभाव पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग निंदा को उस प्रकार महत्व देते हैं। देखिए कुछ लोग निंदा को उस प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को देता है। वे निंदा को अपनी पूंजी समझते हुए अपने लंबे चौड़ा व्यापार को बढ़ाने में लगे रहते हैं। यानी निंदा करने वाले व्यक्ति जो होते हैं दूसरे की निंदा करते हुए सोचते हैं कि हम अपना बड़ा चौड़ा व्यापार करते रहते हैं। कई लोगों की प्रतिष्ठा का आधार व लक्ष्य दूसरे व्यक्ति की अधिक से अधिक निंदा करना होता है। जैसे जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, जो दुष्ट किस्म के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे की अधिक से अधिक निंदा करते रहते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि वे जितनी दूसरों की निंदा करेंगे उन्हें उतनी अधिक क्या होगा, लाभ होगा। यानी यही वो सोचते हैं कि हम दूसरे का जितना हम निंदा करेंगे उतना ही हमको क्या होगा, लाभ होगा। इसके बाद गौ का क्या कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में श्रद्धा ने, अरे नहीं सॉरी ये वाला है पैराग्राफ, हम चले गए पद्य में निंदा किसकी पूंजी होती है। यानी निंदा किसकी पूंजी होती है बच्चा, तो देखिए निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रचनात्मक कार्य करने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए वे दूसरे की निंदा को ही अपना सहारा बनाते हैं। यानी निंदा कुछ लोगों की क्या होती है, पूंजी होती है, जो क्या है उनके पास कोई कार्य नहीं रहता है तो क्या करते हैं, दूसरे की निंदा ही अपना सहारा बना लेते हैं। तो उसी को कहा जाता है क्या, कि निंदा किसकी, पूजा है। इसके बाद ख कर है सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए सत्य कल्पित, यहाँ पर लिखा है सत्य कल्पित कलंक कथा, यही है ना। तो उसी के बारे में पूछा है कि इसका क्या अर्थ है। तो देखिए सत्य कल्पित का अर्थ है कुछ सत्य और कुछ मनगढ़ंत बातों से मिलाई गई कहानी। यानी कुछ सत्य होंगे तो कुछ क्या होंगे, मनगढ़ंत, यानी बातों को बढ़ा चढ़ा कर क्या करना है, बताना है, और उसी को कहा जाता है बनाई गई कहानी। और कलंक कथा का अर्थ है किसी के चरित्र पर लगे दाग या बुराइयों की कहानी। कलंक कथा का मतलब जो कलंक लग गया, यानी किसी के चरित्र पर क्या हो गया है, कलंक लग गया, यानी उसके चरित्र पर दाग लग गया है, उसी को क्या कहते हैं, कि उसी को उसकी कहानी के बारे माध्यम से बताया जाता है। तो वही है सत्य कल्पित का अर्थ है कुछ सत्य और कुछ मनगढ़ंत बातों से मिलाकर बनाई गई कहानी। और कलंक कथा का अर्थ है किसी के चरित्र पर लगे दाग या बुराइयों की कहानी। ये हो गया। और आपका अंगा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है, यानी कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है। तो देखिए कुछ लोगों की प्रतिष्ठा दूसरों की कलंक कथाओं का विस्तार करने से कहने पर आधारित होता है। यानी कुछ लोगों की जो प्रतिष्ठा होती है दूसरों की कलंक कथाओं का विस्तार करने से कहने पर क्या होती है, आधारित होती है। ये हो गया। इस तरह से आपका जो गद्य का जो था 5 प्रश्न जो लिखा रहता है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न को का उत्तर दीजिए, तो ये 5 हैं, इसके उत्तर मिल गए। देखिए अब दूसरा चौथा प्रश्न क्या कहता है, इसी से रिलेटेड आता है कि वो गद्य था, ये क्या होंगे, पद्य, कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी क्या होते हैं, 5 प्रश्न दिए रहते हैं और सब 2-2 नंबर के होते हैं, यानी 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसमें भी 2 दिए हैं, 2 पैराग्राफ दिए रहते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है ना। तो एक आप कर लीजिएगा अपने से क्योंकि आपको अभ्यास हो जाएगी, और एक हम बता देते हैं कैसे लिखा जाता है। देखिए शक्ति के विद्युत कण जो समस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करें समर्थ, विजयिनी मानवता हो जाए। या फिर सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुण राज गजरात का बल, मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्पंदन चलाता हूँ। तो देखिए हम कोई एक आपको कर दे रहे हैं, जैसे हम पहला वाला कर दे रहे हैं पैराग्राफ, दूसरा वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसके आंसर हम यहाँ पर दे दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं भाई चौथे का। तो देखिए लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या 4, और जो जैसे उसमें बताएं कि जो करना है उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, शक्ति के हो जाए, यही आपका है क्या, शक्ति के विद्युत कण और ये मानवता हो जाए। तो आइए इसका देखते हैं क्या लिखा है। पहला का उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का क्या किया जाए, संदर्भ लिखा जाए। तो देखिए यह पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा मनु से लिया गया है। देखिए यह पद्यांश जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा मनु से लिया गया है। ये क का आंसर है। दूसरा क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी दूसरा पैराग्राफ क्या किया है, पूरा रेखांकित है कि समन्वय उसका करे
समर्थ विजयिनी मानवता हो जाए। तो देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या। इस पंक्ति का भाव है कि जीवन में बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करके उनमें सामंजस्य स्थापित करते ही मानवता विजय प्राप्त कर सकती है और एक सफल साम्राज्य स्थापित कर सकती है। यही है क्या कि इस पंक्ति का भाव है कि जीवन में बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करके उनमें सामंजस्य स्थापित करके ही मानवता विजय प्राप्त कर सकती है और एक सफल साम्राज्य स्थापित कर सकती है। इसके बाद आता है तीसरा, इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु ने इस पंक्ति में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई। देखिए यही है कि इस पंक्ति में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई है। तो देखिए ग है ना, तो ग का क्या लिखेंगे, तीसरा का उत्तर, यानी इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से निराश न होने और जीवन की बिखरी हुई शक्तियों को संगठित करने की बात बताई है। यही पूछा है कि इस पंक्ति में श्रद्धा ने मनु से क्या बताई है। तो क्या बताया बच्चा, तो वही कि श्रद्धा ने मनु से निराश न होने और जीवन की बिखरी हुई शक्तियों को संगठित करने के लिए बताया है। इसके बाद है आपका समष्ट सृष्टि की रचना किनसे हुई है। यह भी पूछा है कि समष्ट सृष्टि की रचना किनसे हुई है, यह पूछा है। तो देखिए समस्त सृष्टि की रचना शक्ति के विद्युत कणों से हुई है। यानी किससे हुई है, तो शक्ति के विद्युत कणों से हुई है। अर्थात उसमें पैराग्राफ में दिया था कि शक्ति के विद्युत कण जो समस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाय। यानी ये क्या है, शक्ति के जो विद्युत कण है वो चारों तरफ क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। इसलिए समस्त सृष्टि की रचना किससे हुई है, तो शक्ति के विद्युत कण से हुई है। इसके बाद अंग क्या कह रहा है कि श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। यानी श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए किया। तो देखिए बच्चा, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। श्रद्धा ने मनु को शक्ति के बिखरे हुए कणों में समन्वय स्थापित करके मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। यानी किसके लिए किया, तो सब श्रद्धा ने मनु को शक्ति के बिखरे हुए कणों में समन्वय स्थापित करके मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। किसके लिए, तो मानवता का साम्राज्य। यानी क्या होने चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। यही क्या है, इस पैराग्राफ से बताया गया है। तो चलिए अब ये तो हो गया, ये वाला पैराग्राफ आप अपने से कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि आप ये अभ्यास के तौर पर रख लीजिएगा अपने पास, इसका उत्तर हो जाएगा ये। इसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा कि निम्नलिखित में से
किसी एक लेखक साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करिए, उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर का ये भी आता है। देखिए 5वां का क और ख 2 प्रश्न आते हैं जिनमें एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और एक कवि का, यानी दोनों का अलग अलग आपको लिखना होता है। तो दोनों में से कोई एक को आप लोग लिख सकते हैं। देखिए 2 लिखे हैं, इनमें 2 चीज़ों में 2 कॉमन है कि आप 2 लोगों का जीवन परिचय अवश्य याद करिएगा, एक जयशंकर प्रसाद का और एक सुमित्रानंदन पंत जी का। देखिए दोनों में जरूर मिलते हैं, तो अगर ऐसी हो जाएगी तो किसी एक में आपको जरूर मिल जाते हैं। तो लेखक का पहले शुरू किया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देर न करते हुए देखा जाए। पहला जैसे अ है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर 5 दे दिए हैं। तो 5 भी आता है, 4 भी दे दिया, रामचंद्र शुक्ल। तो किसी एक पर क्या करना है, लिखना है, 5 के बारे में मत लिखिएगा। तो चलिए किसी एक पर देखते हैं। देखिए बच्चा, लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 5 का क, और किसी एक जो लेखक का नाम पूछा है तो एक लेखक का नाम हम यहाँ पर किसी एक का ही लिखना है। तो लिख देते हैं सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद उनकी संक्षिप्त पहले परिचय दिया जाता है, इसे लिख दीजिएगा बीच में संक्षिप्त परिचय। इसके बाद लिखना स्टार्ट करिएगा। तो देखिए संक्षिप्त परिचय में जन्म स्थान, माता पिता, उनका बचपन का नाम या पढ़ाई लिखाई क्या किए हैं उसके बारे में लिखा जाता है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, जन्म में क्या होगा, 20 मई सन 1900। ये इनका क्या था, जन्म स्थान कहाँ था इनका, कौसानी। ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। इनके पिता का जो नाम था गंगादत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी पंत। भाई बहन कितने थे, तो ये 7 थे। बचपन का नाम इनका गोसाई दत्त था। अब देखिए क्या लिखते हैं, इतना संक्षिप्त परिचय देने के बाद आप क्या लिखेंगे, अब इसमें उनका जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय लिखना जरूरी है, तो आप इसको जरूर लिखिएगा। वहां पर भले दिया है साहित्यिक परिचय, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में भी क्या होता है, लिखना आवश्यक होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रकृति के सुकुमार। ये क्या थे, प्रकृति के सुकुमार कवि थे, यानी प्रकृति के बारे में बहुत ही एक जीवंत ये वर्णन करते थे, जिसे लगता था कि नहीं प्रकृति ही क्या है, सब कुछ है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के, देखिए 20 मई 1900 में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। यानी प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था, 20 मई सन 1900 में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता सरस्वती देवी पंत थीं। यानी उनके पिता का नाम क्या था, गंगादत्त पंत, और माता का नाम सरस्वती देवी पंत था। सुमित्रानंदन अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। यानी देखिए ये अपने माता पिता के 8वीं संतान थे। वे अपने 7 भाई बहनों में क्या थे, सबसे छोटे सुमित्रानंदन थे। यानी ये जो थे सबसे छोटे थे 7 भाई बहनों में। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। उनके जन्म के कुछ समय बाद उनकी माता का देहांत हो गया। सुमित्रानंदन पंत यह नाम उन्हें हाई स्कूल में रखा गया था। यानी बचपन का नाम तो गोसाई दत्त था, लेकिन सुमित्रानंदन पंत जो है वो कम रखा गया, तो जब वे हाई स्कूल में थे तब। इनका प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म गांव कौसानी में हुई थी।
इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे वाराणसी चले गए। कहाँ चले गए? वाराणसी चले गए, यानी उत्तराखंड से कहाँ आ गए? वाराणसी आ गए। जय नारायण हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इलाहाबाद से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए। देखिए हाई स्कूल कहाँ किए? तो वाराणसी में। और इलाहाबाद से क्या किए? 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए। इसके बाद उनकी बड़ी बहन का देहांत होने के कारण वे अपनी पढ़ाई क्या कर दिए? छोड़ दिए। इसके बाद वे 28 दिसंबर सन 1977 में इनका निधन हो गया। कब हुआ था इनका निधन? तो 28 दिसंबर सन 1977 में। अब देखिए तो इनका जीवन परिचय था, सबसे बड़ी चीज थी कि इनकी जीवन परिचय। अब क्या देखेंगे? साहित्यिक परिचय। तो देखिए साहित्यिक परिचय को भी देख लिया जाए। देखिए साहित्यिक परिचय में जो जो वो अपना काम किए हैं उसके बारे में लिखा जाता है। तो देखिए साहित्यिक परिचय, सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ बहुत ही कम उम्र में किया था। देखिए कब किए थे? तो बहुत ही कम उम्र में क्या किए थे? अपनी यात्रा शुरू कर दिए थे। जब वे 18 साल के थे तब उन्होंने साहित्य जगत में अपना कदम रखा और अपना नाम रोशन किया। आज उनका नाम छायावादी के प्रमुख 4 स्तंभों में लिखा जाता है। इन्हें कला और बूढ़ा 4 पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सेविनन और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। इनको देखिए ये कौन कौन से? तो कला और बूढ़ा पर क्या हुए? साहित्य अकादमी, लोकायतन और सेविनम और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। ये तो इनकी साहित्यिक परिचय थी। देखिए इसके बाद पूछता है क्या कि इनकी प्रमुख रचनाएं। जब तक प्रमुख रचनाएं नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में देखिए कई चीज़ें लिखे थे। ये कहानी भी लिखे थे। तो कहानी में ये क्या था इनका? ताजमहल, सोने की चिड़िया, विक्रमादित्य की बैताल, विक्रमादित्य की बैताल होता है, अतिथि। ये इनकी कहानियां थी जो प्रमुख थी। इसके बाद इनके नाटक भी थे। इनके नाटक में क्या थे? कंचन, रत्नावली, सिद्धार्थ, प्रलय, ये सब क्या थे? इनके नाटक थे। काव्य में भी इन्होंने कुछ लिखे थे। देखिए काव्य में क्या थे? वीरा, युगवाणी, युगांतर, कला और बूढ़ा, चांद, चिदम्बरा। ये इनकी चिदम्बरा जो क्या थी? इनकी महाकाव्य थी। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा लग रहा है कि गलत लिख दिए थे। बूढ़ा कला और बूढ़ा चांद, ये तो वही है। तो यहाँ पर क्या था? इनका कला और बूढ़ा चांद जो है क्या है? काव्य है। और महाकाव्य इनका ये है चिदम्बरा। देखिए बच्चा इसी का क्या आता है? प्रश्न नंबर 5वां का ख कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि की साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करिए? उल्लेख कीजिए। यानी कह रहे हैं अब कवि का, वो क्या लिखे थे? लेखक का। अब लिखेंगे कवि के बारे में। तो देखिए कवि के बारे में कौन कौन से कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, तुलसीदास और सुमित्रा नंदन पंत। देखिए दोनों दिए हैं, तो दोनों में से कोई एक को क्या करना है? लिखना है। यानी 4 ऑप्शन है ना, तो चारों में से किसी एक पर, सब पर नहीं लिखेंगे। तो देखिए हम लिखने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। आप लोग महादेवी वर्मा का जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इनका भी आंसर। देखिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 5 का ख में क्या है? लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त और इनका संक्षिप्त परिचय।
संक्षिप्त परिचय में जैसे लिखते हैं कि उनका जन्म स्थान, माता पिता, भाषाएं, इनका निधन कब हुआ, ये सब के बारे में लिखा जाता है। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 3 अगस्त सन 1886 में, यानी मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था, तो 3 अगस्त सन 1988 में। इनका जन्म स्थान जो था चिरगांव, झांसी जिले में जो पाया जाता है, यानी गांव कौन सा था, चिरगांव। कहाँ पर है, तो झांसी जिला। पिता का नाम सेठ रामचरण दास, यानी पिताजी का क्या नाम था, सेठ रामचरण दास। माता का नाम क्या था, काशी बाई, यानी इनके माता का जो नाम था काशी बाई। भाषाएं इनकी कौन सी थी, तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा, यानी ये कौन सी भाषा के ज्ञान रखते थे, तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा। इनकी विधाएं जो थी वो कैसी थी, तो काव्य, नाटक आदि, ये इनकी क्या थी, विधाएं थी। और इनका निधन कब हुआ, 12 दिसंबर सन 1964 में इनका निधन हुआ। यानी ये तो इनका संक्षिप्त परिचय था। अब चलते हैं इनका पूरा परिचय, यानी जीवन परिचय के बारे में देख लिया जाए। देखिए जीवन परिचय भी जो आप उनके बारे में जानते हैं तो आप जीवन परिचय में इनको लिख सकते हैं। तो देखिए जीवन परिचय में, आधुनिक हिंदी काव्य के प्रतिष्ठित कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के निकट चिरगांव में हुआ था। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के निकट एक गांव है, जिस गांव का नाम क्या था, चिरगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचरण दास और माता का नाम काशीबाई था। माना जाता है कि उनके पिता भी एक कवि थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने हिंदी, बांग्ला और संस्कृत का अध्ययन किया। इसके बाद वह विद्यालय भी गए, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा मन खेल कूद में लगता था। देखिए कहा जाता है कि ये तो विद्यालय में गए थे, जाते थे, लेकिन इनकी पढ़ाई से ज़्यादा किस में मन लगता था, तो खेल कूद में। इसके लिए औपचारिक शिक्षाएं अधूरी रह गई। इनकी जो औपचारिक शिक्षाएं होती हैं, माने जिस ढंग से शिक्षा होनी चाहिए, वो क्या रह गई, अधूरी रह गई। इसके बाद वे स्वयं से ही हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में साहित्य का सृजन किया। देखिए किसमें, गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने अपना काम किया। संपूर्ण साहित्य जगत को अपनी श्रेष्ठ काव्य कृतियों से रोशन किया। किंतु 12 दिसंबर सन 1964 में दिल का दौरा पड़ने से क्या हो गया, ये इनको मृत्यु हो गई, अर्थात ये क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए, अर्थात इनकी क्या हो गई, निधन हो गया। ये तो इनका ये था। अब चल देखते हैं साहित्यिक परिचय, अर्थात अब इनका साहित्य में क्या परिचय है, इनके बारे में भी देखा जाए। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त का अल्प आयु में ही साहित्य के क्षेत्र में क्या हो गया, पर्दा पर हो गया, यानी शुरू कर दिए थे अल्प आयु में ही। वही वर्ष 1912 में उनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाओं में से एक भारत भारती के लिए उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की क्या दी, उपाधि से अलंकित किया। देखिए इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है, महात्मा गांधी, इनको मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। लेकिन कौन किए थे संबोधित, तो महात्मा गांधी ने इनको उपाधि दे दी थी। इनका आधुनिक हिंदी काव्य में विशेष योगदान देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई पुरस्कारों को सम्मान से सम्मानित किया गया है।
जिसमें पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिका आदि पुरस्कार सम्मिलित हैं। यानी इनको कई तरह के क्या मिले, पुरस्कार दिए गए। सरकारी भी थी तो कुछ गैर सरकारी भी थी, वो सब इनको पुरस्कारों से नवाजा गया। अब आते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो देखिए इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं थी उनमें से था पहला, देख लेते हैं काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में ये क्या क्या थे, तो रंग में भंग, पंचवटी, किसान, रत्नावली, उर्मिला, ये इनकी क्या थी, काव्य संग्रह थी। साकेत इनका महाकाव्य था। देखिए महाकाव्य भी ये लिखे थे जिसका नाम क्या था, साकेत। गीत नाट्य में जो थे तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनथ, गृहस्थ गीता और संस्मरण में लिखे थे मुंसा अजमेरी, मुंशी अजमेरी। ये क्या थी, इनकी संस्मरण थी। इस तरह से बच्चा आपका जो है प्रश्न नंबर 5 खत्म हो गया। जो क्या कितने नंबर का है, तो 10 नंबर का, 2-2 करके। यानी एक गद्य से एक पद्य से क्या है, लेखक का नाम और कवि का परिचय और दोनों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, प्रमुख रचनाएं पूछा था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पंच लाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की क्या करना है, समीक्षा लिखी है। पंच लाइट हो या चाहे ध्रुव यात्रा कहानी की क्या करना है, समीक्षा करनी है। तो देखिए बच्चा, अब देखेंगे पंच लाइट कहानी की समीक्षा। तो पंच लाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में ये अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट खरीदने के बाद 10 रुपये बच जाते हैं तो वे कीर्तन का आयोजन वे लोग क्या किए, कीर्तन का आयोजन किया। पंच लाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं, परंतु यह समस्या उठती है कि पंच लाइट को जलाएगा कौन। गांव के मुखिया ने यह निर्णय लिया कि पंच लाइट को दूसरे के गांव के लोग नहीं जलाएंगे, चाहे वह बिना जले ही क्यों न रहे। यह बातें गुलरी की बेटी मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। उसने अपनी दोस्त कनेरी से मुखिया तक बात पहुंचाई, परंतु गोधन मुनरी से प्रेम करता था और वह सलीम का गाना गाने के कारण गांव वाले उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था। गुलरी काकी के बुलाने पर गोधन आता है और वहां आते ही स्प्रिट मांगता है। स्प्रिट न होने के कारण गांव के लोग पुनः निराश हो गए, किंतु गोधन ने अपनी चतुराई से गौड़ी के तेल की सहायता से वह पंच लाइट जला देता है। गुलरी काकी और गांव के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। मुखिया ने उसकी 4 पुस्तों को भी माफ किया और बोले खूब गाओ। सलीम का गाना और गुलरी काकी ने भी उसे रात के भोजन पर निमंत्रण दिया। ये क्या था, कहानी था, जो क्या थे, पंच लाइट अथवा ध्रुव यात्रा। ये भी आपको कितने नंबर का मिलेंगे, तो 5 नंबर के। अब देखिए आते हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर रश्मि रथी के पात्र यानी कर्ण का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए बच्चा, ये जो प्रश्न नंबर आपका 7 आता है, 7 जो है खंड काव्य से, तो ये हर जिले की जो होती है अलग अलग कहानियां होती है। जैसे वाराणसी में ये क्या है, रश्मि रथी चलता है, तो गाजीपुर जिले में किसका चलता है, तो हर्षवर्धन का। तो हम रश्मि रथी वाराणसी का है, तो ये आप लोग अपने से लिखिएगा। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे गाजीपुर के हैं, तो हर्षवर्धन का, यहाँ पर हर्षवर्धन के पात्र यानी हर्षवर्धन का क्या कर दिया जाएगा, चरित्र चित्रण। यानी त्यागपथी ये है रश्मि रथी, और वो क्या है, त्यागपथी जो होता है उसको देखा जाएगा। तो आइए अब हम वही देखते हैं
ये वाले कहानी जो अपने हैं सब अपने जिला वाइज है, तो हम रश्मि रथी का न कर त्यागपति का कर देते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 है, ये अपने अब सबके जिले के लिए क्या है, अलग अलग है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7, रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखित त्यागपति के प्रमुख पात्र हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन का कनिष्ठ पुत्र और राज्यवर्धन का कनिष्ठ भाई है। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें जो होंगे श्रेष्ठ शासक, महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। सत्य और न्याय प्रियता का उनके राज्य में प्रमुख स्थान था। महाराज हर्षवर्धन ने अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ समर्पित कर दिया। ये इसके बाद आता है पराक्रमी योद्धा। महाराज हर्षवर्धन एक पराक्रमी योद्धा थे। कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। कोई भी दुश्मन उनके तेज के आगे ठहर नहीं पाता था। आज भी उनके तेज को भारतीयों द्वारा याद किया जाता है। इसके बाद आते हैं आदर्श पुत्र एवं मातृ प्रेमी। हर्षवर्धन अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम करते थे। देखिए हर्षवर्धन क्या थे, अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम करते थे। वो अपने माता पिता की एक आज्ञा का पालन करते थे। अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे। वह अपने माता पिता भाई बहन का सम्मान करते थे। भाई के घर पर न होने पर भी वो घर की देखरेख करते थे। इसके बाद देखिए देश प्रेमी। तो महाराज हर्षवर्धन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। वो अपने देश की एकता और संस्कृति की रक्षा में कभी भी कोई युद्ध लड़ सकते थे। अपने राज्य के साथ साथ वे अपने देश की सेवा भी करते थे। इसके बाद लास्ट है धर्मपरायण। हर्षवर्धन धर्मपरायण पुरुष थे। वे अपने राज्य में कोई भी कार्य धर्म के विरोध नहीं करते थे। वो धर्म को अपना जन्मजात अधिकार क्या करते थे, मानते थे। देखिए बच्चा, अब आप लोगों का खंड ख शुरू होता है। खंड क से कितने प्रश्न थे, 7 नंबर, 7 प्रश्न थे। अब जो है खंड ख, अर्थात जो खंड ख से शुरू होता है वो आपका संस्कृत वाला और ग्रामर पोर्शन होते हैं। तो लिखा क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। देखिए ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए दिया है, तो व्याख्या करने के लिए देगा तो तब तो व्याख्या करेंगे, लेकिन यही कह देगा कि अनुवाद कीजिए, तो जो संस्कृत में जो लिखा रहता है उसी का आप क्या करेंगे, सिर्फ अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद और व्याख्या में यह है कि व्याख्या का मतलब उस पैराग्राफ में क्या कह रहा है उसके बारे में लिखना होता है, और जबकि अनुवाद में होता है कि जो लाइन जिस में है उसका वो अर्थ लिखना होता है, यही होता है। तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न आते हैं, ये भी कितने नंबर के हैं, तो 7 नंबर का। देखिए संस्कृत में जो आपका वो गद्य से आता है वो 7 नंबर, और पद्य से भी 7 ही नंबर का आता है। दोनों में 2-2 पद्य दिए रहते हैं, यानी 2-2 ये पैराग्राफ दिए रहते हैं, तो दोनों में से कोई एक आपको करना रहता है। तो उसी तरह एक हम करेंगे, दूसरा आप लोग अथवा वाला आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तो देखिए क नंबर क्या कर रहा है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार च आसीत। देखिए पत्रकार च आसीत परम मत्स्य सर्वोच्च गुणम जनन सेवैव आसीत यत्र कुत्र अपि अयम जनान दुखी तान पीडमानायाम पश्चात तत्रैव शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविघ्नं सहायस्य अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभावम एव आसीत। तो ये जो दिख रहे हैं ना, महामना मदन मोहन मालवीय चैप्टर से लिया गया है।
तो देखिए इसका क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो चलिए इसका संदर्भ सहित व्याख्या कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, खंड ख प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का क। जो पैराग्राफ दिया है उसका संक्षिप्त में थोड़ा सा विवरण दे दीजिएगा एक लाइन में, जिससे ये पता चल जाए कि आप किसका व्याख्या कर रहे हैं। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। अर्थात यह संस्कृत के आपका हिंदी के जो संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से क्या किया गया है, उद्धृत किया गया, नहीं लिया गया है। अब इसका लिखते हैं क्या, हिंदी में अनुवाद। तो देखिए महामना मालवीय जी विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। इनका परम सर्वोच्च गुण मनुष्यों का सेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित दिखते थे, तभी वो जल्दी ही उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना ही उनका क्या था, स्वभाव था। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अब देखिए इसी का वो है, क्या बोलते हैं, श्लोक का क्या, निम्न श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ पर भी दो दिए हैं, दोनों में से क्या करना है, एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ण्यते घट सहेतुम सर्व विद्यानां धन धर्मस्य च न धनस्य च। और ये है परोक्षे कार्यहंतार्य प्रत्यक्षे प्रियवा दिनम वर्जदीयांतदृशम भिन्नम विषम कुंभम पयो मुखम। तो इसमें से आपको कोई एक करना रहेगा। तो हम भी क्या करते हैं, अथवा वाला कर देते हैं और आप ये वाला अपने से कर लीजिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 8 का ख, यही है ना, परोक्षे कार्य हंतारम पयो मुखम। तो देखिए ये किससे लिया गया है, तो प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से क्या है, उद्धृत है। तो इसका अनुवाद क्या होगा कि हिंदी में क्या लिखेंगे, हेडिंग अनुवाद। जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला हो, अर्थात जो पीठ पीछे क्या हो, कार्य बिगाड़ने वाला हो, और सामने प्रिय बोलने वाला ऐसा मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े जिसके ऊपरी भाग में क्या हो, दूध हो। यानी सामने बोलने वाला क्या लिखा थे, जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला हो। इस श्लोक का अर्थ जो है क्या कह रहा है कि जो पीठ पीछे आपका क्या करे, कार्य बिगाड़ने वाला हो, और सामने प्रिय बोलने वाला या मीठा बोलने वाला हो, तो ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े जिसके ऊपरी भाग में क्या हो, दूध भरे हों। तो ऐसे मित्रों को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब देखिए बच्चा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। देखिए किसी एक का अर्थ लिखना है और अर्थ लिखकर क्या करना है, अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ये कितने नंबर के हैं, तो 2। इन चारों में से 2 कोई एक का आपको करना है। जैसे चारों का है, खर खजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम, का बरखा जब कृषि सुखाने, थोथा चना बाजे घना, चीटी के पर निकलना। देखिए 4 मुहावरे हैं, चारों मुहावरों या लोकोक्तियों में से कोई एक को क्या करना है, और वो
अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 9, खरी मजूरी चोखा काम। देखिए खरी मजूरी चोखा काम यानी नगद पैसे देने पर काम भी अच्छा होता है। यही कहने का मतलब खरी मजूरी चोखा काम यानी जब नगद पैसे देने पर काम भी क्या होते हैं, अच्छे से होते हैं। उधारी का काम उधारी की तरह होता है और नगद का काम नगद की तरह। तो वही है, नगद पैसे देने पर काम भी क्या हो जाते हैं, अच्छे होते हैं। इसका वाक्य प्रयोग क्या है, राजू मिस्त्री का वसूल है खरी मजूरी चोखा काम जिससे हो सबको आराम। इसमें क्या होते हैं, सबको आराम होते हैं। नगद रहेगा वो भी खुश, काम करने वाला भी खुश और काम करवाने वाला भी क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो यही कह रहा था क्या, खरी मजूरी चोखा काम। अब देखिए 10वां प्रश्न आपका 6 नंबर का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। क्या, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या करिए, उत्तर दीजिए। तो देखिए पैराग्राफ को थोड़ा सा वो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अनसीन कहा जाता है, यानी इसको आप कभी पढ़े नहीं हैं लेकिन ये आपको दे देता है और इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, उत्तर ढूंढना रहता है। तो देखिए वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मेथेन ही कारक रही है। यानी जो पृथ्वी पर सर्वप्रथम कोई जीव आया है तो वो कौन थे, एक कोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय जीव में कौन थे, अमीबा और पैरामीशियम। और इनका मुख्य कारण क्या था, मेथेन ही था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता, यानी मंगल ग्रह पर क्या है, लौह तत्व पाए गए हैं। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण है कि इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बना था। तो देखिए यहाँ पर है 3 प्रश्न आपको दिए हैं, तीनों का कितने नंबर का मिलेंगे, 2-2 नंबर। तो दिया है का पहला, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है, किस तत्व की प्रधानता है। तो यह पैराग्राफ पढ़े हैं तो देखिए क्या लिखेंगे ऐसे कि मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की क्या है, प्रधानता है। इसी के कारण क्या होते हैं, उसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो उस पर कौन सा चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता ज़्यादा है। दूसरा कह रहा है कि मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है। तो मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व होते हैं। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी क्या होती है, लाल होती है। किसके कारण होती है, तो लौह तत्वों के कारण। फिर आता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला जीव कौन कौन से हैं, तो वही पैरामीशियम और अमीबा हैं। तो देखिए पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम के जन्म के पीछे मेथेन ही कारक रही है। अर्थात जो पूछा है कौन से जीव रहे हैं, तो सीधे सी जवाब है कि अमीबा और पैरामीशियम। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें से देखिए 2 नंबर के हैं, क्या है कि निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे भवन और भुवन। भवन और भुवन का क्या अर्थ होता है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक आपको ऑप्शन सही है। क्या है, संसार और घर, घर और परिवार, घर और संसार, घर और समाज। तो आपका आंसर लिखेंगे इसे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क का पहला इसे डाल दीजिएगा भवन और भुवन, और इसका अर्थ क्या होगा, घर और संसार।
यही आपका करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। इसी तरह इसी का दूसरा है ख नंबर कि धरा और धारा का अर्थ बताइए। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, पृथ्वी और पानी का प्रवाह, पृथ्वी और आकाश, आकाश और पाताल, सूर्य और चंद्रमा। तो धरा और धारा है ना। तो देखिए धारा मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और धारा का मतलब पानी का प्रवाह। तो क्या ऑप्शन सही हो सकता है? पृथ्वी और पानी का प्रवाह। ये जब दोनों करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? तो 2 नंबर। इसी तरह इसी का ख नंबर कहता है। प्रश्न नंबर 11 में क का 2 दिया था, अब ख। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे, अर्थात पर्यायवाची शब्द बोला है लिखने के लिए। तो उसका लिखेंगे। देखिए 4 ऑप्शन है, कंचन, कनक, कृपि, कपि, कमल, काल। यानी कंचन, कनक, कपि, कमल, काल, इन 5 में से किसी एक का क्या करना है? पर्यायवाची लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं काल का। काल का क्या होता है? समय और मृत्यु। और भी आप लोग कर सकते हैं, इन सब का भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्या है? सब इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद आते हैं ग नंबर। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। एक चयन का क्या करना है? जैसे जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं? जो हर समय क्या करता हो? अपना मतलब निकालने के लिए करता हो, उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए उसको स्वार्थी बोलते हैं, मतलबी, परमार्थी या फिर स्वार्थी। देखिए स्वार्थी और स्वार्थी, मतलबी, परमार्थी। तो इसका क्या आंसर सही हो सकता है? तो वो जो होते हैं ऐसे लोग मतलबी कहलाते हैं। यानी इसका क्या होगा आंसर? मतलबी सही है ना। मतलबी ब नंबर सही है। और उसी तरह इसी का ग का दूसरा नंबर, जिसकी गणना न की जा सके। जिसकी गणना यानी जिसको गिनती न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अगणित तो कह नहीं सकते, अगणनीय यही हो सकता है, क्योंकि अगणित और अगणित ये भी नहीं हो सकते। तो क्या होगा? अगणनीय। यानी जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती उसे क्या बोल सकते हैं? अगणनीय। इसके बाद घ नंबर। घ नंबर क्या कहता है कि निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए 3 शब्द हैं, 4, और चारों में से 2 को क्या करना है? शुद्ध करके लिखना है। तो पहला है क्या? परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। चंद्रमा आकाश में निकलता है। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या? पहला इसमें इसको सही कर दे रहे हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, चारों को आप लोग करिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरा बड़ा भाई आ रहे हैं। तो वही क्या करेंगे? मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। मेरे बड़े भाई क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। क्योंकि ये बड़े हैं ना, तो उनको बड़ों की तरह संबोधित करना चाहिए। बड़ा आ रहा है नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। और उसी तरह ये लिखा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। तो नहीं, मैं कलम से लिखता हूँ। इस तरह से आपको कितने नंबर मिलेंगे? दोनों करने पर 2 नंबर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है? करुण अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखिए 2 नंबर की ये भी हैं। क्या? करुण अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो क्या लिखेंगे? 12 प्रश्न उत्तर संख्या 12 का क क्या लिखेंगे? करुण रस। जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के छीन या नष्ट हो जाने से हमारे हृदय में शोक का अस्थायी विभाव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से करुण रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अर्थात क्या करें? जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के छीन या नष्ट हो जाने से हमारे हृदय में शोक का अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से करुण रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उदाहरण क्या होंगे? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए श्रिता मृग नैनी, मृग नैनी। यही होंगे क्या? हे खग मृग, हे मधुकर स्नेही, तुम देखिए सीता मृग नैनी। ये हो गया।
इसके बाद आता है इसी का ख नंबर, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार है। तो जब वर्णों का क्या होता है, बारंबार उसी का आवृत्ति होती रहती है, तो इसमें च का क्या हो रहा है, बारंबार आवृत्ति हो रही है, यानी च वर्ण का क्या हो रहा है, यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहे हैं, तो यह कौन सा अलंकार हो जाते हैं, तो अनुप्रास अलंकार। देखिए उष्मा है, उपमा, श्लेष, यमक या फिर अनुप्रास। तो वर्णों का जो हो रहा है आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यह कौन सा अलंकार होगा, तो अनुप्रास अलंकार, अर्थात ख नंबर 12वां का ख का कौन सा आंसर सही होगा, ख। इसी के बाद देता है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। देखिए दोहा है ना, तो दोहा में कितने चरण होते हैं। तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। देखिए 2 दिया है, 6, 3, 4, तो कितने होते हैं दोहा छंद में, कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, 4। ये आपका आंसर सही हो गया। तो आप चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। देखिए बच्चा, प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है कि अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, या किसी बैंक के प्रबंधन को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए पत्र जो है आपके 4 नंबर के आते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए हम एक कर ले रहे हैं और एक आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, बैंक प्रबंधन को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए क्या, आवेदन पत्र। तो लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 11, और क्या लिखेंगे, ऋण प्राप्ति पत्र। तो क्या लिखेंगे, सेवा में पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइंस, फैजाबाद, महोदय। यहाँ पर लिखेंगे, संबोधित करेंगे ही। तो लिखेंगे क्या, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2018 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। और आप जिस दिन लिखेंगे वो पत्र को लिखेंगे, जैसे दिनांक, वहाँ पर आप लोग अपना नाम, वही दिनांक उनांक मत लिखिएगा, वहाँ पर इसी तरह दिनांक लिखकर छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे लिखेंगे 10 मार्च 2024। प्रार्थी, यहाँ पर कभी अपना नाम मत लिखिएगा। प्रार्थी में कभी भी जो होता है बोर्ड एग्जाम में, तो अपने नाम नहीं लिखा जाता है। तो ये आप लिख लीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 14, जो कि आपका आखिरी प्रश्न है कि निम्न विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में क्या करिए, निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में क्या करना है, निबंध लिखना है, जिसमें से आपको 5 दिए रहते हैं, 5 में से कोई एक करना है। सब मत करिएगा, क्योंकि ये आपका आखिरी प्रश्न है। और कितने नंबर का है, 10 नंबर। तो इसको आखिरी में ही करिएगा, अपने कॉपी के बोर्ड एग्जाम में आखिरी में ही इसको करिएगा। तो देखिए इसमें दिए हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली, गुण और दोष, आतंकवाद समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, दहेज प्रथा अतीत और वर्तमान, या बेकारी बेरोजगारी की समस्या या समाधान। तो देखिए हम एक कर दे रहे हैं इस पर, पर्यावरण प्रदूषण पर। तो देखिए लिखेंगे क्या, प्रश्न उत्तर संख्या 14, प्रदूषण पर हम क्या करने जा रहे हैं, निबंध लिखने जा रहे हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, उसका परिचय लिखिए या फिर प्रस्तावना दीजिए, ये जरूरी है। परिचय या प्रस्तावना पहला आपका हेडिंग होना चाहिए। तो देखिए, प्राकृतिक ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सौंपा था, किंतु मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे खतरे में डाल दिया है। विज्ञान की बढ़ती हुई प्रगति ने हमारी सुख सुविधाओं में वृद्धि की है,
तो दूसरी ओर पर्यावरण को दूषित करके मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये ऐसे आप क्या करेंगे, परिचय लिखेंगे। इसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, पर्यावरण के अर्थ। तो पर्यावरण के अर्थ क्या होते हैं? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी परिधन आवरण। परि का अर्थ है हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढका हुआ, अर्थात हमारे चारों ओर का आवरण से ढके हुए वातावरण को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर का वातावरण में जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों ही आते हैं। देखिए पर्यावरण में क्या आते हैं, जैविक घटक और अजैविक। इसके बाद लिखेंगे क्या, प्रदूषण के प्रकार। 2-3 प्रदूषण के प्रकार जरूर लिख दीजिएगा, जिसमें पहला है जल प्रदूषण। जल स्रोतों में अवांछित और हानिकारक पदार्थों का मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। यानी जल स्रोतों में क्या है, अवांछित और हानिकारक पदार्थों का मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। मानव में जल प्रदूषण से हैजा, टाइफाइड, पेचिस, उल्टी, दस्त जैसे रोग होते हैं। कैसे होते हैं, तो पेचिस, उल्टी, दस्त जैसे रोग होते हैं। इसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या होंगे, वायु में धूल, धुएं और हानिकारक गैसों के मिलने से वायु प्रदूषित होता है। मानव में प्रदूषण से आंखों का रोग, दमा, फेफड़े का कैंसर जैसे रोग होते हैं। ये वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। इसके बाद लिखेंगे क्या, मृदा प्रदूषण। देखिए 3 से 4 जरूर प्रदूषण के बारे में जरूर लिखिएगा। तो देखिए मृदा प्रदूषण में क्या होंगे, मृदा में अवांछित और हानिकारक पदार्थों का मिलना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण से मृदा की उर्वरता शक्ति कम हुई है, जिससे फसल उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी आती है। यानी मृदा में जब क्या होंगे, प्रदूषण होगा तो उससे जो फसल होने वाली हैं उनमें क्या हो जाती है, उत्पादन में कमी होने लगती हैं। इसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। तो अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है, यानी आपको कान को जो नहीं पसंद है उसी को क्या कहते हैं, अप्रिय ध्वनियाँ। यह शोर कानों को अप्रिय होती है, इसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मानव में ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द आदि रोग होते हैं। इसके बाद लिखेंगे प्रदूषण के कारण। तो इसमें कई तरह के प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। वनों का विकास, तेजी से बढ़ती हुई आबादी, जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध उपयोग, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग, तेजी से बढ़ते हुए उद्योग, ये आपके क्या है, प्रदूषण के कारण। इसके बाद लिखेंगे प्रदूषण को रोकने के उपाय, अर्थात ये आपका जरूर लिखना जरूरी है। तो इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर करके लिखिएगा। वनों के विनाश को रोका जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, ये प्रदूषण को रोकने का सबसे पहला पहल है। इसके बाद दूसरा है तेजी से बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो तेजी से आबादी बढ़ रही हैं उस पर रोक लगाने चाहिए। ईंधनों में सीसा रहित पेट्रोल और सीएनजी का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी सीसा रहित पेट्रोल और सीएनजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा क्या कहेंगे, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का कम से कम उपयोग किया जाए। और 5वां क्या है, उद्योगों को शहर से बाहर स्थापित किया जाए। जो उद्योग से निकलने वाले धुएं हैं उसको शहर से बाहर किया जाए। और लास्ट में आप लिखना न भूलिएगा निबंध का उपसंहार, यानी जो जो चीज़ आप लिखे हैं निबंध में उसके बारे में जरूर उपसंहार में लिख दीजिएगा। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण के प्रति हम सभी को जागरूक होना चाहिए। जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषणों पर नियंत्रण कर धीरे धीरे उन्हें समाप्त करना चाहिए। इस तरह से आपका जो प्री बोर्ड का 2026 का मॉडल पेपर है ख़त्म हो गया। अगला पेपर इंग्लिश का हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।